दोस्तों यस बैंक की बात यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लग रहा है कि जल्द ही यस बैंक को प्रमोटर मिल जाएगा। जापान की बैंक आरबीआई से मिलने आ रहे हैं और आप देख सकते हो कि ये जो मैनेजमेंट है ये कुछ बड़े फैसले लेता हुआ दिखाई देगा। यानी अब संभावना बनने लगी है कि जल्द ही यस बैंक ग्लोबल बैंक बन सकती है। यानी आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसके लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है। वैसे स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है और काफ़ी शानदार संभावना बनी है। अब आपको ये पता ही होगा कि हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की थी, उसके बाद में लग रहा था कि बाजार में भयंकर गिरावट होगी, लेकिन हिंडनबर्ग का जो बम था वो फुस साबित हुआ और उसका कोई असर देखने को नहीं मिला बाजार पे। और देख सकते हो कि सभी स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन भी किया है, स्पेशली रेलवे के शेयरों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या यस बैंक में इस लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज 50,577 के स्तर पे क्लोजिंग थी 93 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 1.19% की तेज़ी। तो जैसे कि लोगों को लग रहा था कि हिंडनबर्ग ने जिस तरह से रिपोर्ट जारी की है बाजार में तहलका मच जाएगा, बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। और अब हिंडनबर्ग को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। बाजार को समझ में आ गया कि एक शॉर्ट सेलर है और अपना खुद का फ़ायदा देखने के लिए कुछ भी रिपोर्ट निकालते हैं, और जब उनको सेबी ने नोटिस भेजा उसका जवाब भी नहीं दिया है, और इसीलिए हिंडनबर्ग की बात को अब कोई मायने नहीं रखती बाजार में, और ये आज साबित हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ग्लोबल निवेशकों ने बाजार से काफ़ी बड़ी निकासी की। उनको लग रहा था कि इसका असर नेगेटिव हो सकता है। तो आज देख सकते हो कि 13,846 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 18,526 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 4,680 करोड़ निगेटिव है। तो ये महीने में सबसे बड़ी बिकवाली हुई है। वैसे तो वो लगातार इस महीने में बिकवाल बने हुए हैं। सिर्फ 9 अगस्त को उन्होंने 406 करोड़ की खरीदारी की थी। बाकी ओवरऑल उन्होंने बिकवाली की और अभी तक 25,040 करोड़ का माल बेच दिया है। तो इस महीने में अभी बाजार को साथ नहीं मिल रहा है एफआई का, लेकिन बाजार को संभाला है डीआई ने। जितनी बिकवाली एफआई ने की उतनी ही खरीदारी डीआई ने कर ली। आज 13,701 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है डीआई ने, और सामने 9,224 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 4,477 करोड़ पॉजिटिव है, और इस महीने में अभी तक 27,977 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो डीआई के जो खरीदारी है वो एफआई के मुकाबले भी अच्छी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यानी डीआई बाजार में अभी भी निवेश कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और आज यस बैंक के स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्टॉक की शुरुआत 23.89 पर हुई। शुरुआत तो निगेटिव हुई क्योंकि सुबह सुबह गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी, तो 23.94 का क्लोजिंग था फ्राइडे का। लेकिन 23.54 का लो बना के जो हाई बना वो 24.62 का है। और सबसे जो अच्छी बात है कि क्लोजिंग बिल्कुल 24.62 पर ही हुई है। ऊपरी प्राइस पे 2.84% की शानदार तेजी के साथ वो, ये इसके लिए एक मजबूती का सिग्नल है, क्योंकि बिल्कुल तेजी के साथ इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज भी 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख दो कि आज जो खबर निकल कर आई है ये बाजार क्लोज होने के बाद आई है, इसका असर मंगलवार को देखने को मिलेगा। तो मिंट ने जो सूत्रों के हवाले खबर दी है कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एमएमसीसीबीसी के ग्लोबल सीईओ अकिहिरो फुकुतोमे इस सप्ताह भारत पहुँच सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ यात्रा के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि एसएमबीसी ने हिस्सा खरीदने के लिए जरूरी प्रक्रिया के पहले ये शुरुआत कर दी है। अब ग्लोबल सीईओ हिस्सा बिक्री योजना पर आरबीआई और एसबीआई के वरिष्ठ नागरिकों से मिलेंगे, उनके अधिकारियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, न बैंकों ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे 23.99% की स्टेक है। बैंक अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच सकता है। 2020 में यस बैंक को वापस पटरी पे लाने के लिए एसबीआई ने 49% की स्टेक ली थी और दूसरी और बैंकों ने इसमें स्टेक ली थी। उसके बाद में एसबीआई ने अपनी स्टेक को कुछ कम भी किया है।
फिलहाल यस बैंक के अंदर 51% की हिस्सा बेचने के लिए रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है और जापान के बैंक ने जेपी मॉर्गन को फाइनेंशियल एडवाइजर और जे सागर एसोसिएट को लीगल एडवाइजर के रूप में भी चुन लिया है। इसका मतलब ये जापान की जो बैंक है वो आगे बढ़ चुकी है यस बैंक को खरीदने के लिए। वैसे हाल ही में जो खबर आई थी कि यस बैंक में हिस्सा खरीद की दौड़ में जापान की दिग्गज मिजो बाहर हो सकती है। इकोनॉमी टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जापान के दिग्गज के रेस से बाहर निकलने की संभावना जताई थी। फिलहाल इस खबर की भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अगर जापानी कंपनी बाहर निकलती तो यस बैंक में हिस्सा खरीदने के लिए सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन और देख रहे हो कि अमीरात एनबीडी बैंक ही रह जाएंगे। 2 बैंक है जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो भारत के वित्तीय क्षेत्र में जापान के एफडीआई को लेकर आ रही चुनौतियों की वजह से ही मिजो ने यह कदम उठाया है। इससे पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस ने भी निवेश को लेकर एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ टोक्यो एमयूएफजी के बीच में जारी बातचीत के थमने की भी खबर आई है। तो अब गतिविधि बढ़ने लगी, लग रहा है कि जल्द ही प्रमोटर मिल सकते हैं। वैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस स्टॉक को बेचने की सलाह दी है। उन्होंने इसका 20 का टारगेट दिया है। एनआईएम स्टेबल है लेकिन रिटर्न ऑन एसेट में मामूली ग्रोथ है। मौजूदा तिमाही नतीजों का असर पहले ही शेयर पर दिख चुका है। आगे की ग्रोथ को लेकर काफ़ी चिंता है। ऐसे में शेयर में सतर्कता बरतनी चाहिए, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे टारगेट हमने दूसरी बहुत सारी कंपनियों में देखे। उदाहरण के लिए आप उसको सुजलॉन को ले सकते हैं। सुजलॉन पर सभी ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट थे वो 20, 25, 30 के थे, वो अब 76 को पार करके 80 को टच किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट है वो हवा हवाई रह जाते हैं जब शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उनको भी देख लेते हैं। तो दोपहर के बाद काफ़ी अच्छी डील शुरू हुई। 1:07 पर 23.89 की प्राइस से 11,88,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 1:56 पर 24.09 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 8,83,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 1:59 पर 24.18 की प्राइस से 9,31,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई और फिर 2 बजे 24.22 की प्राइस से 9,14,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 2:21 पर 24.42 की प्राइस से 9,81,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:25 पर 24.49 की प्राइस से 11,79,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 2:25 पर 24.49 की प्राइस से 11,28,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 3:27 पर फिर बाजार क्लोज होने के समय 24.49 की प्राइस से 14,10,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 3:27 पर 24.49 की प्राइस से 12,32,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। ये क्लियरली इशारा करे कि बड़े फंड हाउस इसमें एक्टिव हो चुके हैं और आने वाले समय इसके शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यस बैंक में निचले लेवल पे दाव लगाए। यह आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।